Good morning, students. Students, we were discussing on the chapter 13th Mahatma Gandhi and Indian National Movement. In our live class, we also discussed on some topics of this chapter. We will continue from the Salt March. हम सॉल्ट मार्च के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और इसका एक आगे का टॉपिक आता है कि वाई सॉल्ट मार्च बिकम नोटेबल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉल्ट मार्च नोटेबल क्यों था, कि इतना फेमस क्यों बन गया। तो इसके 3 रीजंस मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। पहला क्या था कि गांधी गॉट वर्ल्ड वाइड इमेज ड्यू टू कवरेज ऑफ इंटरनेशनल मैगजीन्स। गांधी को क्या मिल रहा था, एक वर्ल्ड वाइड इमेज मिल गया था। महात्मा गांधी को क्या मिल गया था, एक वर्ल्ड वाइड इमेज मिल गया था। और वो इमेज कैसे मिला कि जो इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, यानी न्यूयॉर्क की, अमेरिका की जो बड़ी टाइम्स मैगज़ीन है या ब्रिटेन की मैगज़ीन हो, वो सारा इसको क्या कर रही थी, सॉल्ट मार्च को कवरेज दे रही थी। और कवरेज दे रही थी तो वो कवरेज पूरे वापस कहाँ पर पब्लिश हो रहा था, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पब्लिश हो रहा था। एक महात्मा गांधी का नाम सब जगह चल गया कि महात्मा गांधी इज़ लीडिंग ए big and major rally in the India to break the salt law or also shake the power of the ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर को हिलाने के लिए और सॉल्ट लॉ तोड़ने के लिए उन्होंने एक क्या चलाया है, मूवमेंट चलाया है। तो ये जो मूवमेंट महात्मा गांधी ने चलाया तो उसके कुछ रीजंस फिक्स थे। तो पहला तो रीज़न हो गया कि उनको एक वर्ल्ड वाइड इमेज मिल गया महात्मा गांधी को। किसकी वजह से मिला, सॉल्ट मार्च की वजह से, या इसको डांडी मार्च भी कहते हैं, याद रखना। फुरकान ने दिया था आंसर कि इसको डांडी मार्च नाम भी दिया जाता है। तो इसको डांडी, क्योंकि ये साबरमती से डांडी तक का एक मार्च था, इसलिए इसको डांडी मार्च कहा जाता है। तो गांधी गॉट वर्ल्ड वाइड इमेज ड्यू टू कवरेज ऑफ इंटरनेशनल मैगजीन्स। दूसरा क्या रीज़न था कि पहली बार जो वुमन थी उन लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट लीडिंग बाय कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय करके एक लेडी थी जो एक सोशलिस्ट वर्कर थी। तो सोशलिस्ट वर्कर होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, वुमेंस को इनकरेज किया कि आप लोग इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करो। तो उन्होंने 2 चीज़ों के अगेंस्ट किया। पहला तो उन्होंने किया सॉल्ट के अगेंस्ट, और दूसरा उन्होंने किया लिक्वर, शराब के अगेंस्ट, क्योंकि उस समय लोग शराब ज़्यादा पीते थे और शराब की जो दुकानें थी उनसे रिलेटेड जो मूवमेंट चला, प्रोटेस्ट था, वो इसके अगेंस्ट था। तो दूसरा क्या, पहली बार, इतनी पहले भी वुमेंस पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इतने बड़े नंबर के अंदर, इन वास्ट नंबर्स, पहली बार वुमेंस ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और किसकी लीडिंग में किया, कमला देवी चट्टोपाध्याय की लीडिंग। तीसरा क्या रीज़न था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब लगने लगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यही था, मोस्ट सिग्निफिकेंट रीज़न। ठीक है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट रीज़न इसको क्यों माना जाता है, क्योंकि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब क्या लगने लगा कि अब उनका राज्य या उनका जो रूलिंग है विल नॉट स्टे फॉर एवर, अब ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। इसलिए अब क्या करना चाहिए उनको, इंडियन जो लोगों को है उनको अपनी काउंसिल या अपनी गवर्नमेंट के अंदर कुछ पद उनको दे देने चाहिए, उनको कुछ पोजीशंस, उनको कुछ राइट्स, कुछ उनको पावर्स इंडियंस लोगों को दे देनी चाहिए। तो ये 3 इसके मेन रीज़न थे जो हमने लास्ट वीडियो यहाँ डिस्कशन किया। अब हम आगे चलते हैं। एक टर्म आती है गांधी इरविन पैक्ट। अब याद रखना कि 1930 के अंदर उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। 6 अप्रैल ये ख़त्म हुआ मार्च। उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह प्रोटेस्ट मूवमेंट हुए, जो सरकारी दफ्तर बंद कर दिए उन्होंने, सरकार जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, फॉरेन मेड गुड्स की होली जला दी उन्होंने, सब कुछ हो रहा था। तो इस दौरान क्या हुआ, 60,000 पीपल, हाउ मैनी, 60,000 पीपल को क्या किया, अरेस्ट किया गया। ठीक है, इसी दौरान किसको भी अरेस्ट कर लिया गया, गांधी भी क्या हो गए, महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। अब महात्मा गांधी अरेस्टेड हो गए, कब हुए, 1930 के अंदर। अब 1930 में अरेस्ट हो गए, तो अरेस्ट होने के बाद क्या हुआ कि 1931 के अंदर ये जब, क्योंकि वो तो अरेस्ट हो गए तो जेल में चले गए, लेकिन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, CDM जिसको बोला जाता है, ये कंटिन्यू चल रहा था। तो उस समय वायसराय जो था वो कौन था, इरविन, उसका नाम था लॉर्ड इरविन।
क्या नाम था उसका? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने क्या किया कि इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी को कन्विंस किया एक पैक्ट के ऊपर, यानी एक समझौता करने का उन्होंने डिसीजन लिया और उनको कन्विंस कर लिया कि आप समझौता करिए। ये जो समझौता है इसको किस नाम से जाना जाता है? इरविन गांधी पैक्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इरविन गांधी पैक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 के अंदर। याद रखना कब हुआ था? 1931। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 1931 में। ठीक है, किस चीज़ के लिए हुआ ये हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो गांधी वाज रिमूव्ड फ्रॉम जेल इन 1931 एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वायसराय इरविन कन्विंस्ड गांधी ऑन ए पैक्ट इन 1931। इट वाज नॉन एज गांधी इरविन पैक्ट। अब इस पैक्ट के मतलब क्या होता है? समझौता होता है तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ शर्तें रखी जाती है, कुछ टर्म्स रखी होती है और इधर भी कुछ टर्म्स थी, कंडीशंस उन्होंने रखी कि हमारे साथ ऐसा करना और आपको ऐसा करना। तो ये कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो इस टाइप की ली थी कि गांधी ने क्या डिमांड की और इरविन ने क्या डिमांड की, हम देख लेते हैं। गांधी ने डिमांड की कि जितने भी प्रिजनर्स हैं, जितने भी इस मूवमेंट के प्रिजनर्स हैं, जितने भी कैदी, उन सबको क्या कर देना, आपको रिमूव करना होगा। और दूसरा क्या? सॉल्ट लॉ हैज़ टू बी एंड। और जो नमक कानून आपने बना रखा है उसको क्या करना होगा? ख़त्म करना होगा। ठीक है, दो डिमांड्स महात्मा गांधी की थी। अब इरविन ने भी दो डिमांड्स रखी कि गांधी शुड कॉल ऑफ दिस सत्याग्रह मूवमेंट, और महात्मा गांधी को अगर हम डिमांड दोनों मान लेते हैं तो महात्मा गांधी मूवमेंट क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। ही शुड ज्वाइन द RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक टर्म आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हो रही थी 1930 और 1931 के अंदर। तो 30 के अंदर तो महात्मा गांधी गए नहीं थे क्योंकि उन्होंने मूवमेंट चला रखा था, और 31 के अंदर फिर महात्मा गांधी को उन्होंने कन्विंस किया कि आप लोग आइए। तो इधर से भी दो टर्म्स कंडीशन रखी थी, इधर से भी दो कंडीशंस। तो दोनों कंडीशन को जब लगा कि दोनों फुलफिल हो जाएगी तो एक पैक्ट हो गया जिसको क्या बोला गया? GI पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 को हुआ था। और किससे रिलेटेड था ये? साल्ट मार्च से रिलेटेड था। सॉल्ट लॉ या सॉल्ट मार्च या सत्याग्रह मूवमेंट से रिलेटेड था। तो ये सारे टर्म्स आती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। फिर क्या हुआ? एक टर्म आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि एक जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है लंदन के अंदर, तो लंदन के अंदर एक टेबल ऐसे बनी हुई है, ये पूरी गोल है ऐसे। तो ये तो एक राउंड टेबल क्या है? ऐसे पूरी एक गोल करके टेबल है, इसके ऊपर यहाँ पर कुर्सियाँ ऐसे लगी हुई होती हैं। तो इस राउंड टेबल के अंदर महात्मा गांधी को बुलाया गया, इनवाइट किया गया कांग्रेस को कि आप लोग आइए और इस राउंड टेबल के अंदर पार्टिसिपेट करिए और अपनी जो डिमांड्स है उनको रखिए और हम उसका सोल्यूशन करेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको लग गया था कि अब ये महात्मा गांधी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे गेम करेंगे तो हम लोगों को कुछ ना कुछ इनको थोड़ा सा लड्डू पकड़ा के इनको थोड़ा चुप कराना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी को 1930 फर्स्ट हुई थी। कब हुई थी? 1930 के अंदर। देखिए इसमें मैंने मेंशन किया है, टू डिवॉल्व द पावर टू इंडियंस ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज ए कॉन्फ्रेंस इन लंदन, इट वाज नोन एज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1930 इन लंदन, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं किया कि उस समय कौन सा चल रहा था मूवमेंट? सत्याग्रह या सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, CDM चल रहा था। बट इट वाज डन विदाउट एनी प्री एमिनेंट इंडियन पॉलिटिकल लीडर। लेकिन इस जो था 1930 का जो फर्स्ट जो चल रहा था इसके अंदर कोई भी इंडिया का कोई मोस्ट प्रोमिनेंट यानी कोई बड़ा आदमी पॉलिटिकल लीडर इसके अंदर अवेलेबल नहीं था। तो इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला और ये कैंसिल हो गई। हुई थी लेकिन इतना कंक्लूजन नहीं निकला और इसको बंद कर दिया गया। दूसरी कब हुई थी? देखिए सेकेंड इंपॉर्टेंट होती है कि द सेकेंड RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1930 इन लंदन। गांधी टुक participated in that. Minority class was represented by Dr. B.R. Ambedkar. Muslim League was claimed as the representative of Muslims and princes of various territories. अब इसके अंदर इतने सारे लोग इंडिया के लीडर्स पहुंच चुके थे। अब खूब सारे लोगों ने अलग अलग किया। जैसे महात्मा गांधी किसको लीड कर रहे थे? कांग्रेस को। कांग्रेस का जो रिप्रेजेंटेटिव बन के कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। सेकंड जो माइनॉरिटी यानी लोअर क्लास के जो लोग हैं या लोअर कास्ट के लोग या जो दलित वर्ग के लोग हैं
डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, लोअर कास्ट के, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन गए थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मुस्लिम लीग जो 1905 में बनी थी, कहाँ बनी थी? ढाका के अंदर। ये हम आगे वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बता दूंगा उसमें। याद रखना 1905 में इस्टेब्लिश हुई थी मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मुस्लिम क्लास के जो लोग हैं या मुस्लिम जो पॉपुलेशन, उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? मुस्लिम लीग कर रही है। और जो अलग अलग उस समय क्या इंडिया के अंदर विरासत होती थी, अभी भी अपने मेवाड़ विरासत, मारवाड़ विरासत, उदयपुर, जोधपुर, ये सब विरासत है, आमेर विरासत, तो उस समय भी विरासतें थी, लगभग 841 विरासत शायद ऑल ओवर इंडिया के अंदर कुछ ऐसी थी। तो इन विरासतों के अंदर भी राजा रहते थे, तो इन विरासतों को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके राजकुमार या इनके राजा आए थे। तो अलग अलग लोग अलग अलग को रिप्रेजेंट, महात्मा गांधी किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? कांग्रेस को। बी आर अम्बेडकर किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? लोअर क्लास के लोगों को। मुस्लिम लीग किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? मुस्लिम्स को। और प्रिंसेस जो थे वो कर रहे अपनी टेरिटरीज़ को। तो ये 4 लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड थे। इसके आगे चलते हैं। वाई राउंड टेबल वाज एंड, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राउंड टेबल क्यों ख़त्म कर दी गई? तो इसके कुछ रीजंस हैं। अब देखो कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वाई राउंड टेबल वाज एंडेड, तो ये राउंड टेबल एंड क्यों हो गई थी? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर कि राउंड टेबल एंड क्यों कर दी गई? तो इसका रीज़न क्या बनता है कि द सेकंड आरटीसी वाज इनकन्क्लूसिव। जो आरटीसी थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, वो इनकन्क्लूसिव थी, यानी इसका कोई कंक्लूज़न नहीं निकला था। अब इन कंक्लूज़न क्यों नहीं निकला, इसके पीछे का भी तो रीज़न जानना चाहिए हम लोगों को। कंक्लूज़न क्यों नहीं निकलना चाहिए? जब महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, मुस्लिम लीग और कांग्रेस आ गई, मुस्लिम लीग आ गई, ये लोअर क्लास के लोग आ गए, और प्रिंस जो अपनी टेरिटरी को रूल करते थे वो सब लोग आ गए, तो क्यों कंक्लूजन नहीं निकली? तो क्या होता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए फॉर द लोअर कास्ट एंड अनटचेबल्स, बट गांधी वाज डिसएग्रीड ऑन दिस बिकॉज ही थॉट दैट इट विल टेक आउट देम फ्रॉम मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, बट द अंबेडकर एंड द टेबल वर इन फेवर ऑफ दिस, सो द राउंड टेबल वाज एंडेड। अब क्या हुआ इसको समझ लेते हैं। एक टर्म आती है इसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। कौन सी टर्म है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसको मैंने नीचे डिफाइन किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो टर्म है, एक सेकेंड, तो आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिस टर्म फॉर इलेक्शन राइट्स, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इसको आप पढ़ लेना, समझा देता हूँ मैं। क्या होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए किसी एक एरिया के अंदर रह रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए आप लोग किसी एरिया के अंदर रह रहे हैं, और वहाँ पर देखिए एक जो कम्युनिटी के लोग हैं वो 90% लोग हैं। कितने? 90% लोग। और बी कम्युनिटी के लोग कितने हैं? 10% लोग हैं। तो मेजोरिटी किसका हो गया? 90% वालों का। अब क्या होता है कि अगर वहाँ से इलेक्शन होता है तो लोग किसको चुनेंगे? ये 10% वाले अपने में से को चुनना चाहेंगे और 90% वाले लोग अपने में से को चुनना चाहेंगे, और 90 के अंदर भी खूब सारे लोग होंगे जो 45 इधर होंगे, 45 इधर होंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी एरिया के अंदर मेजोरिटी के अंदर हैं, ठीक है, आप क्या है मेजोरिटी के अंदर हैं, तो आप अपने में से किसी एक पर्सन को, 1% को क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं? इलेक्ट कर सकते हैं। यानी अपने में से एक आदमी को चुनेंगे, उसको जो वोट देने का राइट होगा वो इसी मेजोरिटी वाले या उसी पॉपुलेशन के पास होगा, और वो आदमी होगा वो इसी मेजोरिटी से सेलेक्ट होगा। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि पाकिस्तान वाला एरिया जो उस समय इंडिया के अंदर था, उस समय उधर कौन से थे? मुस्लिम ज़्यादा थे। अब वहाँ से कोई अगर हिंदू खड़ा हो गया तो मुस्लिम लोग क्या कहेंगे कि हमको हिंदू को वोट नहीं देना है। उस समय कट्टरता थी, तो वो लोग कहेंगे कि हमको हिंदू को वोट नहीं देना है, हम केवल मुसलमान को चुनेंगे। लेकिन मुसलमान को वहाँ से क्या नहीं मिला? कोई पोस्ट दी नहीं गई, और ऐसा कुछ उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो 1909 फर्स्ट टाइम कब हुआ कि 1909 में मुस्लिम लोगों को क्या दे दिया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। 1919 जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड करके एक रिफॉर्म आता है, उसके अंदर मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स और बढ़ा दिए गए। फिर इसी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के साथ उन्होंने क्या किया? 1930s के अंदर क्या हुआ कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो
जो B.R. अम्बेडकर उन्होंने डिमांड किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दलित वर्ग या डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को भी मिलना चाहिए कि वो अपने में से किसी एक को सेलेक्ट करें और केवल अपने में से केवल वही लोग उसको चुन सके, दूसरे लोग उसको नहीं चुनेंगे, वो अपने में से किसी एक को चुन सके, क्योंकि मेजोरिटी वाले एरिया हैं जहाँ पर लोअर क्लास के लोग हैं तो वो मिलना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थे। वो शुरू में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तो लाना चाहते थे, उन्होंने आके मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाला जो डिप्रेस्ड क्लास या लोअर क्लास दलित वर्ग के जो लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं हिंदू रिलीजन के अंदर, उन लोगों को अगर हमने अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया तो वो अपने में से ही लोगों को चुनेंगे और अपने आप को सेपरेट समझने लग जाएंगे, और जैसे वो अपने आप को सेपरेट समझने लग जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इट विल टेक आउट देम फ्रॉम मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। वो अपने आप को सोसाइटी की जो मेन स्ट्रीम है, एक समाज की एक मुख्य धारा चलती है जिसमें सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान देते हैं, कुछ अपना अपना रोल उसके अंदर प्ले करते हैं, लेकिन जैसे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिला वो क्या करेंगे, वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से अलग निकल जाएंगे, उनका एक अलग क्रिएट हो जाएगा। तो उन्होंने सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से जैसे निकले तो हिंदू मुस्लिम और अपर और लोअर का जो यूनिटी वो मेंटेन करना चाह रहे थे टू विन द पूर्ण स्वराज्य। वो जो मेंटेनेंस जो था किसका, यूनिटी का, वो बिखर जाएगा, और जैसे वो मेंटेनेंस टूटा, जो मेंटेन था वो टूटेगा, तो जो पूर्ण स्वराज्य है वो नहीं मिल पाएगा। और ब्रिटिश लोगों की रूलिंग क्या थी, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसकी एक ही पॉलिसी थी, क्या थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। तो वो क्या करना चाहती थी कि लोगों को डिवाइड करना चाहती थी। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम को तो पहले ही कर दिया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम लोगों को दे दिया, लेकिन अब वो क्या कर रही थी, पहले वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दे दिया, अब उन्होंने सोचा कि अब हिंदू लोगों को भी क्या करना है, तोड़ना है, तो डिवाइड एंड रूल वाला उन्होंने इधर लगा दिया कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे देते। तो जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया, सोसाइटी टुकड़ों में बढ़ गई, सोसाइटी टुकड़ों में बढ़ गई तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी टूट गई, और सोसाइटी टूट गई तो उनको फिर मौका मिल जाएगा यहाँ पर रूलिंग करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो टर्म थी उसके अगेंस्ट थे महात्मा गांधी, और बाकी जो लोग थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। तब कांग्रेस ने तो मना कर दिया कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दे सकते हैं। तो बस इसीलिए क्या हो गया, सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी वहाँ से लौट आए लंदन से, और जैसे ही वो लौट आए तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया के अंदर वापस जो कॉल ऑफ उन्होंने किया था 1931 के अंदर गांधी इरविन पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, कॉल्ड ऑफ होना चाहिए। लेकिन वो बंद करके वापस 1932 में आए तो उन्होंने वापस क्या कर दिया, सिविल डिसोबीडिएंट को रिज्यूम कर दिया। रिज्यूम कर दिया किसको, यानी वापस स्टार्ट कर दिया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को। तो सेकेंड राउंड टेबल क्यों एंड हुआ ये हमको मालूम पड़ गया, सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड था, और गांधी ने वापस आके सिविल डिसोबीडिएंट को मूवमेंट को चालू कर दिया। अब आगे चलते हैं, देखिए टर्म क्या है इसको हम समझ लेते हैं, आपकी बुक क्या कहती है इसके बारे में। द कॉन्फ्रेंस इन लंडन वाज इनकन्क्लूसिव, सो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड रिज्यूम्ड सिविल डिसोबीडिएंस। द न्यू वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगटन वॉज डीपली अनसिम्पैथेटिक टू द इंडियन लीडर। एक टर्म आती है लॉर्ड विलिंगटन, ये उस समय क्या होता है, जब इरविन चला गया तो लॉर्ड विलिंगटन बन के आया इंडिया का नया वाइसरॉय। तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अब वो नहीं पूछा जाएगा कि गांधी इरविन पैक्ट का, वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा और हमको एनालिटिकल क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि लॉर्ड विलिंगटन महात्मा गांधी के लिए अनसिम्पैथेटिक क्यों थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई द लॉर्ड वाइसरॉय विलिंगटन वाज डीपली अनसिम्पैथेटिक टू द इंडियन लीडर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के लिए वो अनसिम्पैथेटिक क्यों थे और कैसे थे, वो देश को समझना है। इन ए प्राइवेट लेटर टू हिज सिस्टर, अपनी बहन को लिखते हैं, विलिंगटन रॉट, क्या लिखा, इट इज़ ए ब्यूटीफुल वर्ड इफ़ इट वाजंट फॉर गांधी, यानी अगर ये गांधी के लिए शब्द नहीं है तो ये बहुत सुंदर वाक्य होगा। At the bottom of every move he makes, which he always says inspired by God, one discovers the political maneuver, इधर क्या लिखा है, maneuver. I see the American press is saying what a wonderful man he is, but the fact that we live in the midst of very unpractical, mystical and
स्टीशियस फोक हु लुक अपॉन गांधी जी एज समथिंग होली। हम लोग एक ऐसे भंवर के बीच में, अमेरिका की जो मैगजीन है वो उनको बहुत बड़ा चढ़ा कर बताती है कि बहुत बड़े पर्सन हैं और वंडरफुल मैन है, लेकिन हम क्या करते थे, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम लोग ऐसे रह रहे हैं जहाँ पर उसको मिस्टिकल, चमत्कारी, अनप्रैक्टिकल, अप्रायोगिक एंड सुपरस्टिशियस फोक, यानी बिल्कुल अपने लोगों के बीच में घुला मिला, लोग उसको क्या समझते हैं, पवित्र समझते हैं। तो उसकी थिंकिंग थी ये महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी के लिए मैं शब्द नहीं लिखूंगा तो बहुत सुंदर होगा। और उसने क्या बोला है देखो, एट द बॉटम ऑफ एवरी मूव, अपनी हर मूव के बॉटम में क्या लिखता है, ही मेक्स विच ही ऑलवेज सेज इज इंस्पायर्ड बाय गॉड, वन डिस्कवर्स द पॉलिटिकल मैनूवर आई सी। उसका पॉलिटिकल जो मैनूवर है उसको डिस्कवर करता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर कि लॉर्ड विलिंगटन का क्या थिंकिंग था महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, ये आपको मेंशन करना है और लिखना भी है। आगे चलते हैं, कांग्रेस इन गवर्नमेंट क्या हुआ। अब 1931 हो गया। अब देखिए अपना हिस्ट्री चलता है ऐसे, 1931 के अंदर चले गए, 32 में उन्होंने वापस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चला दिया। एक 1935 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है, याद रखना, IGA, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया 1935 के अंदर, और उसने बोला कि हम इंडिया को रूलिंग सिखाने के लिए क्या कि टू टीच रूलिंग इन इंडिया या टू टीच रूलिंग फॉर इंडिया, हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक इंडिया की गवर्नमेंट बना सकते हैं। उसको क्या कराने, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको, इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट, इसका मीनिंग होगा कि ये बनेगी तो गवर्नमेंट, लेकिन काम किसके अंडर में करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। इसको बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। या एक सब गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब क्योंकि गवर्नमेंट बनेगी कैसे, अब इतना उन्होंने प्रोविंसेस बना दिए, सब कुछ कर दिया, तो क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और ऑल्सो इन योर बोर्ड एग्ज़ाम की, इंडिया के अंदर फर्स्ट इलेक्शन कब किए गए थे, 1937 के अंदर। अब 37 के अंदर इलेक्शन हुए, उसके अंदर जो वोटिंग पावर्स थी वो लिमिटेड थी, यानी कुछ ही लोगों के पास, यानी 10% लोगों के पास वोटिंग का पावर था। इसमें वुमन नहीं थी, बच्चे नहीं थे, अलग अलग लोग नहीं थे, तो लिमिटेड पावर्स के साथ वोटिंग हुआ। कब हुआ, 1937। उस समय इंडिया के अंदर 11 प्रोविंसेस थे। कितने प्रोविंसेस थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन फर्स्ट इलेक्शन ऑफ 1937 हाउ मेनी प्रोविंसेस वर इन इंडिया, तो दे वर इन 11, और उनमें से 8 पर कौन मेजोरिटी में थी, कांग्रेस। ठीक है, तो क्या हुआ कि 11 में से 8 में कौन सी थी, कांग्रेस थी। अब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट बनाई और पीएम किसका बना, कांग्रेस का बना। कांग्रेस का पीएम बन गया, लेकिन हुआ क्या, अब आगे देखते हैं। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, 1937 में गवर्नमेंट बनाई और 1939 में अपनी गवर्नमेंट को वापस खुद ही बिगाड़ दिया। खुद ही बनाई और खुद ही क्या कर दी, बनाई और बिगाड़ दी। मेड और डिस्ट्रॉय, बनाने का भी शौक़ था और बिगाड़ने का भी शौक़ था। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपना जो गवर्नमेंट था वो क्यों बिगाड़ दिया। ठीक है, वाई दे कॉल्ड ऑफ द गवर्नमेंट। तो इन 1939 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, तो 1939 से 1945, 1 सितंबर 2 सितंबर को ख़त्म हो गया। ठीक है, 6 साल पूरा लगभग ये चला था। तो उन्होंने गवर्नमेंट को क्यों बंद कर दिया कि 1939 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। एंड गांधी और नेहरू क्या थे, वो थे तो नॉन वायलेंस आदमी थे, नॉन वायलेंट आदमी थे, उनको अहिंसा पसंद थी। तो गांधी, क्योंकि नाजी जो लोग थे वो कौन से लोग थे, नाजी। जो हिटलर की जो टीम थी उसका नाम है नाजी, उसका जो ग्रुप था उसके लोगों को बोला जाता है नाजी ग्रुप। तो वो लोग, क्योंकि वो सब लड़ रहे थे, वायलेंस फैला रहे थे, तो वो लोग क्या थे, महात्मा गांधी, नेहरू, हिटलर और नाजी के अगेंस्ट थे। अब नाजी के अगेंस्ट है तो उन्होंने क्या बोला गवर्नमेंट को कि उस समय 2 पावर थी, एक्सिस पावर और अलाइड पावर। एक्सिस पावर एंड अलाइड, या फ्रेंड पावर या अलाइड पावर। तो जो अलाइड पावर के अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया बाद में आ गया, ये सब लोग थे। और एक्सिस पावर के अंदर था जर्मनी, इटली एंड जापान, JIG।
तो महात्मा गांधी ने उनके सामने एक प्रपोज़ल रखा, उनको ऑफ़र दिया कि अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगर आप हमको गवर्नमेंट हैंड ओवर कर दोगे, क्या कर दोगे, गवर्नमेंट हैंड ओवर कर दोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को 1939 में जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है उसके अंदर कांग्रेस आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी या हेल्प करेगी। ठीक है, उनका प्रपोज़ल था। तो इनका भी इधर था कि अगर इनको हम इसी बहाने इनको हेल्प करेंगे, कि हमको अगर गवर्नमेंट दे देते हैं तो हम इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उसको मना कर दिया। तो जैसे ही मना किया और कांग्रेस बिगड़ गई, कांग्रेस ने कहा कि हमको रूलिंग ही नहीं करना है, तो उन्होंने 1939 के अंदर अपनी सरकार को ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय देयर ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अपनी गवर्नमेंट को क्यों गिराया, तो इसीलिए गिराया क्योंकि 1939 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया ब्रिटेन गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अगर हम आपको हेल्प करेंगे अगर आप हमको वर्ल्ड वॉर के बाद जो रूलिंग है हैंड ओवर कर दो। लेकिन ब्रिटेन वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, और उल्टा उनके ऊपर और उन्होंने थोड़ा टैक्सेशन और ये सारा पावर लगाने लग गए। तो महात्मा गांधी और नेहरू ने, कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हमको गवर्नमेंट में नहीं रहना, उन्होंने गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने दे रिफ्यूज़ दिस प्रपोजल, सो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइंड, और अपनी मिनिस्ट्रीज जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिए। और क्या कर दिया, 1940 से 41 के अंदर उन्होंने कंट्री के अलग अलग जगह पर क्या किए, सत्याग्रह मूवमेंट चालू कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। 3 वे स्ट्रगल, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1940। अब होता क्या है, इसको पढ़ना है कि अब क्या होता है कि 1941 तक हम पहुंच चुके। हमारा हिस्ट्री कहाँ तक चलेगा, हम चैप्टर स्टार्ट किए 1915, महात्मा गांधी का इंडिया में आना, और 1947 तक महात्मा गांधी का इंडिया की फ्रीडम, और 48 में उनकी डेथ, यहाँ तक चलेंगे। हम लोग 1941 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब 41 के अंदर होता है क्या कि 1940 जब था तो मुस्लिम लीग ने एक रिजोल्यूशन बनाया। क्या बनाया मुस्लिम लीग ने रिजोल्यूशन, कि हमको एक सेपरेट नेशन चाहिए। उन्होंने सीधा नेशन, सेपरेट नेशन नहीं बोला है, उन्होंने बोला कि हमको एक, जहाँ जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है, जहाँ पर क्या है, मुस्लिम मेजोरिटी है, एक सेकेंड, क्या है, मुस्लिम मेजोरिटी। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा कि मुस्लिम जो लीग है, ब्लैक कलर ठीक रहेगा, तो मुस्लिम लीग को क्या दे दो आप, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पर क्या दे दो, मुस्लिम लीग को ऑटोनॉमी मिलना चाहिए। ऑटोनॉमी का मीनिंग होता है कि हमारा खुद का रूलिंग होगा जहाँ जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके। तो अगर हम इंडिया को उस समय का ड्रॉ करें तो इंडिया ये जो था, तो उस समय इंडिया का ये पार्ट देखें तो इस वाले पार्ट के अंदर मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में थे, इस साइड बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला प्रेजेंट का। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि यहाँ पर किसको रूलिंग मिलना चाहिए, मुस्लिम लीग को रूलिंग मिलना चाहिए। तो 1940 के अंदर उन्होंने डिमांड कर दिया, एक रिजोल्यूशन देखी कि हमको ऐसा ऐसा चाहिए। तो सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब सबसे पहले पाकिस्तान का डिमांड कब हुआ, तो क्वेश्चन क्या दिया जाए, आंसर क्या दिया जाएगा कि पाकिस्तान का सबसे पहला डिमांड दिसंबर 1940 के अंदर बाय मुस्लिम लीग हुआ था। कब हुआ, 1940 के अंदर पाकिस्तान का डिमांड हुआ, यानी एक सेपरेट नेशन का डिमांड कर दिया कि जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पर रूलिंग अगर होगा तो किसका होगा, मुस्लिम लोगों का होगा। तो अब क्या हो गया कि 3 ग्रुप के अंदर लड़ाई चल गई। एक तरफ थी कांग्रेस, दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूलिंग देना नहीं चाहती थी, और तीसरी थी मुस्लिम मेजोरिटी वाली मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग चाहती थी कि वहाँ पर रूलिंग मिले, और कांग्रेस चाहती थी कि हमको हिंदू मुस्लिम को तोड़ना नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों को रूलिंग नहीं देना चाहती थी। तो तीनों के बीच में क्या हो गया, 3 वे स्ट्रगल इसको बोला जाता है। मुस्लिम लीग डिमांड ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी, ये देखिए मेजोरिटी एरियाज बाय रेजोल्यूशन, नाउ इज बिकेम ए 3 वे स्ट्रगल बिटवीन दीज 3। विंस्टन चर्चिल, एक टर्म आती है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल एक बहुत फेमस आदमी है,
जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक है, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था 1942 से 1945 के लगभग तक। ठीक है, तो 3-4 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहा। तो वहाँ पर 2 पार्टी चलती है ब्रिटेन के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर 2 फेमस पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। हालांकि अब तो 7 नेशनल पार्टीज़ होगी, लेकिन वहाँ पर 2 टाइप की पार्टीज चलती है। उसको बोला जाता है लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव। तो जो कंजर्वेटिव हैं उससे था विंस्टन चर्चिल, यानी कंजर्वेटिव यानी जो हर चीज़ को कंजर्व रखना चाहती पुरानी लोग, विंस्टन चर्चिल। और लेबर पार्टी थी वो इंडिया के फेवर में थी कि इंडिया वाले लोगों को अब थोड़ा सा फ्रीडम मिलना चाहिए। तो विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव था, तो उसने बोल दिया कि मेरे को जो पोस्ट मिली है वो इस एम्पायर, जो ब्रिटेन का एम्पायर है, जो किंग है, उसके रूलिंग को फैलाने के लिए मिली, नहीं कि इसको ब्रेक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए नहीं मिली। वो एक डाई हार्ड इम्पेरियलिस्ट था। इम्पेरियलिज्म होता है यानी अपने आप को फैलाना। क्या होता है इम्पेरियलिज्म का मीनिंग? अपने आप को एक्सपांड करना। तो ब्रिटेन पहले इस कंट्री से, फिर उससे फैलता 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 खूब सारी कंट्रीज़ में फैल गया। तो जो विंस्टन चर्चिल था वो भी कंजर्वेटिव था और साथ ही साथ अपने आप को इम्पेरियलिस्ट यानी अपने आप को फैलाना चाहता था। तो इंडिया को कभी भी गवर्नमेंट देने के पक्ष में नहीं था। अब इसके आगे क्या होता है, विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी के बारे में क्या बोलता है और इसके आगे क्या डिसीजन लिए जाते हैं। फिर उसने क्रिप्स मिशन भेजा 1942 के अंदर। इसके बाद वाली कहानी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा। तो हम लोग स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हमने कहाँ स्टार्ट किया था अपना 1915 से लेकर कहाँ आ गए हम 1942 तक। कितने साल देख लिए हमने? 27 ईयर्स। बचे हुए 5 साल हम अगली वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। घर पे बने रहो, बाहर मत निकलो, भिलवाड़ा के अंदर कंडीशन बिगड़ता जा रहा है और ज़्यादा घुमा फिरनी नहीं करनी है। कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, सब सही हो जाएगा। और ज़्यादा फ़ोन का ओवर यूज़ नहीं करना है। स्टूडेंट्स नोट्स बनाते रहो और पॉसिबल हुआ तो हम 1-2 दिन के अंदर जो है कोई टेस्ट का ऑर्गेनाइज करूँगा। एक टेस्ट अपने पुराने चैप्टर से रिलेटेड या इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पेपर बनाने वाला हूँ। तो आप उसमें ठीक है उसमें पार्टिसिपेट करना है। और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बोलो जो क्लास में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, जैसे कि जयप्रकाश नहीं आ रहा है, कार्तिकेय नहीं आ रहा है, प्रदीप हरजानी नहीं आ रहा है, और खुशी गोस्वामी नहीं आ रही है, सोनिया शर्मा क्लास में नहीं आ रही है, और कौन नहीं आया है, सैफुद्दीन राजू नहीं आ रहे हैं, और शुभम नहीं आ रहा है। तो खूब सारे 10-12 स्टूडेंट्स हैं वो नहीं आ रहे। तो इन लोगों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।